नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे दी करंट अफेयर्स में। तो आज से ये एवरी वीक आएगा मंडे को शाम 5 बजे और आज ये इसका पहला एपिसोड है। एपिसोड नंबर ये फर्स्ट है और आज से ये एवरी मंडे शाम 5 बजे आएगा। वैसे तो बहुत से ऐसे चैनल है जो दी करंट अफेयर्स को चला रहे हैं, पर मैंने भी सोचा कि मैं भी चालू कर देता हूँ, तो मैंने इसको आज है ये 19 डेज 19/7/21। तो आज से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ दी करंट अफेयर शो को और ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। ओके गाइस, वैसे तो मैं आपको डेली भी करंट अफेयर प्रोवाइड करवा सकता था, 100 से 150 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करवा सकता था, पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा जो 100% आएंगे, एक से एक अच्छे क्वेश्चन। जैसे ही दिन बीतते जाएंगे वैसे हमारे क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी हमारे वीडियोस की और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी दी करंट अफेयर क्वेश्चंस की। अभी तो फिलहाल आज 16 क्वेश्चंस हैं, हाँ शायद 16 ही, आप आगे देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट ना करते हुए बस आप एक काम कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्लस इसका आंसर भी यहीं पे नोट है। तो पहला है 856 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कंस्ट्रक्शन किस कंपनी को दिया गया है? तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए। 8,056 करोड़ रुपए की इमारत संसद में, हमारा संसद दिल्ली है। दिल्ली में जो पहले इमारत थी वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा डैमेज वगैरह आ चुका है, इसलिए हम नई बन रही है वहाँ पर। उसके बारे में मैं भी बता दूं, तो ये कंस्ट्रक्शन दिया गया है टाटा कंपनी को, टाटा प्रोडक्ट्स को। तो फर्स्ट क्लियर। इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ। टाटा कंपनी को ये प्रोडक्ट दिया गया है। अभी हमारी संसद दिल्ली में है, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है, प्लॉट नंबर 8 दिल्ली में है पार्लियामेंट हाउस। तो मैं और ये जो अभी बनाया जा रहा है उसको मैप से बनाया जा रहा है और जिसकी मैं भी आपको फोटो वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी पार्लियामेंट की फोटो। अभी ये सर्कल शेप में ये आपको दिख रहा होगा, ये दिल्ली में स्थित है। अभी जस्ट इसके बगल में ही बिल्कुल ये स्क्वायर शेप का बनने वाला है न्यू पार्लियामेंट। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको मैप के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ इसकी डेमो फोटो है, अभी ये बना नहीं है। तो ये वाला पुराना है जो एकदम सर्कल शेप में है, इसमें थोड़ी सी इश्यूज वगैरह हुई। ये भी दिल्ली में प्लॉट नंबर 8 में है, 8 दिल्ली में है। तो इसी के जस्ट बिल्कुल एकदम कुछ जस्ट बिल्कुल बगल में ये वाला नया बनाया जा रहा है पार्लियामेंट हाउस। तो ओके, दैट्स क्लियर, काफी सही है। वैसे मेरे को ये वाला वैसे ये सर्कल शेप में था, इसको स्क्वायर शेप में किया है, तो ये भी काफी सही लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने दो तरीके से डिवाइड करके बनाया है। एक बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर है और एक मैंने क्वेश्चन अलग किया, आंसर अलग किया है। आपको ये दिख रहा है, ये वाला है क्वेश्चन विथ उसी में आंसर है। आप सब सॉरी, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह यानी वीनस, शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस मिली है, जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में सबसे अहम खोज माना जा रहा है। और ये खोज की है हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने। ये अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है और ये नासा के वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई है। क्योंकि वैसे तो वीनस बहुत गर्म प्लेस है, वेरी हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि पहले अर्थ के बाद वीनस के बाद मरकरी, नहीं सॉरी, हाँ यही राइट है, क्योंकि सन के बाद पड़ता है मरकरी के बाद वीनस, यानी सेकंड हॉटेस्ट प्लेस है ये वीनस। इस पे फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। गैस बनती कैसे है? तो फॉस्फीन गैस जब वाटर के टच में आती है तो ये फॉस्फीन गैस बनती है। और ये फॉस्फीन गैस ऐसी जगह पर ही बन सकती है जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे और पर्यावरण, पानी वगैरह हो, वहीं पर ये फॉस्फीन गैस बनती है।
तो बस इसी खोज कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक नासा के। जो कुछ खोज होगी वो आपको भी पता चली जाएगी वक्त के साथ। तो ये क्वेश्चन विद आंसर अलग अलग किए। ये है फॉस्फीन गैस कौन से ग्रह के ऊपर पाई गई है। तो ये ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह यानी वीनस। में आपको कुछ इसकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारा जो वीनस यानी शुक्र ग्रह है वो हॉटेस्ट प्लेस है और कितना पास है उसके। तो ये वीनस की पिक्चर है। ये हमारा वीनस, ये मैंने यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, और ये नासा का लोगो है। और हाँ, यहाँ पे नासा के लोगों ने ये भी खोज की है कि यहाँ पर इस जगह पे एलियंस है। यहाँ पे एलियन है, शुक्र ग्रह में एलियन है, ऐसा कहा उन्होंने। ये यहाँ पे हमारी फॉस्फीन गैस। और ये नासा के वैज्ञानिकों ने इसको खोज किया। वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या, अरे एलियंस वगैरह भी हैं वीनस पर। तो मैं आपको और इसकी फोटो दिखा रहा हूँ। ये वैसे हॉटेस्ट प्लेस है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, सॉरी प्लेस कैसे बोल दिया मैंने इसको। इस पिक्चर में आपको सब कुछ साफ दिख रहा होगा कि ये देखिए हमारा सन है। सन पे वो भी नहीं चला, सन है। फिर उसके बाद ये हमारी मरकरी है। फिर ये हमारा वीनस यानी सेकंड हॉटेस्ट प्लेस है। पहले ये मरकरी, फिर ये वीनस। तो आप भी समझ सकते हैं वीनस कितना गर्म होगा। ये रहा वीनस, ये कितना गर्म होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैंने वीनस पे सर्कल भी लगा के रखा है। वीनस वेरी हॉटेस्ट प्लेस है। तो जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कुकर होता है उसको बंद किया जाता है तो उसके अंदर जितना भी प्रेशर बढ़ता है, जितनी गर्मी बढ़ती है, उससे भी ज़्यादा गर्म है वीनस। शुक्र ग्रह उससे भी ज़्यादा गर्म है। फिर भी नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पे एलियंस वगैरह और यहाँ पे फॉस्फीन गैस है। फॉस्फीन गैस है, ये एकदम सही होगा कि फॉस्फीन गैस है। ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा मतलब गर्म प्लेनेट है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, उसको मैंने दो तरीके मतलब एक ही तरीके में, ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिख लिया था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यानी जो अभी कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि ऑनलाइन क्लास मतलब वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस डाउन होती जा रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस ऊपर बढ़ती जा रही हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑनलाइन क्लासेस में सुधार वगैरह के लिए ये निर्णय लिया है कि इसमें 818 करोड़ का आवंटन किया जाएगा और अच्छे से इसको सुधारा जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग मतलब सभी लोग अभी ऑफलाइन तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको सुधारा जा रहा है अच्छे से। तो इसको आपको ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने करोड़ का आवंटन किया था? 818 करोड़ का आवंटन किया है। 818 करोड़ का इस पे आवंटन किया है इन्होंने। तो मैं आपको कुछ जो हमारे शिक्षा मंत्री जी उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। वैसे तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको इस पे ध्यान रखना है, कितने का किया था। तो 818 करोड़ का, 818 करोड़ का, ओके ना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नो, तो मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के लिए 818 करोड़ का आवंटन किया है। तो अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो दिखते कैसे हैं और उनका नाम क्या है, ओके ना। तो चलते हैं हम। ये रहे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी राम प्रकाश पोखरियाल निशंक। इन्होंने काफी अच्छा फैसला लिया है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए 818 करोड़ का आवंटन किया है, काफी अच्छा लिया है। ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं
रमेश पोखरिया जी हैं ये, समझ गए। अब आप अगर इनको देखेंगे तो समझ जाएंगे ये कौन है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि अभी हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो कोसी रेल महासेतु है वो उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, या मतलब उसका उद्घाटन करते समय उसको राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। जो हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो, आपको ये ध्यान रखना है, कोसी रेल महासेतु, ये कोसी रेल महासेतु है जो भारत और नेपाल बॉर्डर के लिए है, और ये भारत और नेपाल बॉर्डर को ज्यादा फायदा होगा इससे, भारत से नेपाल बॉर्डर के लिए इसमें ज्यादा फायदा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को संबोधित करते होते उद्घाटन की घोषणा की है अभी उन्होंने, कि जिस दिन उसका उद्घाटन होगा उसी दिन उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। जो कोसी रेल महासेतु। ओके, तो इसकी मैं आपको तस्वीर वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये हमारा वो पुल कोसी रेल महासेतु, ये रहा यहाँ से नेपाल से भारत के लिए। ये इसमें अब हम लोगों को ये फायदा होगा, नेपाल से भारत जाने के लिए कुछ ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, ये इससे फायदा होगा। वैसे इसकी नींव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में रखी थी इसकी नींव। उन्होंने इसको, जब इससे पहले ये अंग्रेजों के शासनकाल में था, जब उनके शासनकाल में ये पुल था तो ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, तब से इसको सुधारा नहीं गया था। फिर 2003 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका कार्य चालू करवाया, तो तब से मतलब उन्होंने इसकी नींव डाली, तो तब से ये इस पे कार्य हो रहा था। फिर अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शासनकाल में ये बनकर पूरा हो गया है, इन्हीं के शासनकाल में ये बन चुका है पूरा। अब बस इसका उद्घाटन होना बाकी है। वो मोदी जी ने कह दिया है, ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है, तो इसका वो उद्घाटन करेंगे। ओके ना, और इसको मतलब क्या बोलते हैं, अरे इसको राष्ट्र को समर्पित करने का और इसका उद्घाटन करने की घोषणा उन्होंने 18 सितंबर को की थी। और ये तो आप जान ही गए होंगे, इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, और इसकी लंबाई है 900 मीटर। ये 900 मीटर, ये पूरा ब्रिज जो है ना, ये पूरा 900 मीटर लंबा है, और इसमें लागत लगी है 516 करोड़। इसमें लागत बहुत, मतलब अब जो कुछ हो, इसमें लागत लगी है 516 करोड़। ओके ना, ये आप समझ गए होंगे। ये हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इनकी आपको मैं एक और दूसरी तस्वीर दिखा देता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी नींव कब डाली गई थी। इसकी नींव डाली गई थी सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। ओके ना, तो इस पे अभी मेन टॉपिक ये है, बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब कौन सा महासेतु का उद्घाटन किया था। तो ये होगा आंसर, कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया था। ओके ना, ये रहे हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इन्होंने 18 सितंबर को ये घोषणा की थी कि ये कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। ओके, तो इन्हीं के शासनकाल में कोसी रेल महासेतु बनकर खड़ा हो चुका है, और उसकी नींव डाली थी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। ओके, क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको भी मैंने दो तरीके से रखा है। इसमें पूछा गया, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में
174 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर 106वां स्थान प्राप्त हुआ था। और एक क्वेश्चन मैंने इसी का रखा है इस प्रकार से कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को 106वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? 106वां स्थान मिला था। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ इसका मतलब ये ह्यूमन कैपिटल्स इंडेक्स का मतलब होता है स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब जिस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अच्छी होती है। तो इसमें मतलब अब अपना भारत भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो इसका भारत का स्थान है 106। जिस देश की स्वास्थ्य शिक्षा बहुत अच्छी होती है उसको, इसमें पूरे 174 देश भाग लेते हैं और ये हर साल होता है। और ये रिपोर्ट जो है ना, जो इसकी बनाई जाती है, मतलब 174 देशों में से कौन से देश की क्या रैंक आई, ये हमारे वर्ल्ड बैंक द्वारा इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है कि मतलब कितने देशों में कौन से देश की क्या पोजीशन है। तो अभी हमारे भारत देश की ये 2018 का है। 2018 में भारत देश की 106वीं पोजीशन थी, 0.4 की रेटिंग से भारत की 106वीं थी। ओके, तो आपने ये तो समझ लिया होगा कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब होता है जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो, उसको मतलब इसमें पोजीशन दी जाती है। ओके, और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, और ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक जो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा था और ही कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। तो आप ये इतना समझ गए होंगे कि इसमें भारत की पोजीशन 106वीं है। और इसका मीन्स इसकी मतलब जो लास्ट काउंटिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत की 0.4 रेटिंग थी। उसके मुताबिक भारत को 106वां स्थान मिला था। फिर अभी जब 2019 में इसकी जनगणना मतलब काउंटिंग हुई तो उसमें भारत को 0.49 मतलब स्कोर किया भारत ने 0.49। काफी अच्छा भारत ने स्कोर किया और आगे भी बढ़ा है अब इस बार भारत। तो जो आपको ये पता है वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन में। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन में है। आज मेरा थोड़ा टैलेंट है, इसकी वजह से थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, थोड़ा गलत भी बोल रहा हूँ। ओके, तो उसको माइंड में मत लीजिएगा। ओके ना, ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। आप इतना तो समझ ही गए होंगे जितना मैंने अभी आपको बताया है कि मीन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब क्या होता है और भारत की पोजीशन क्या है। 174 देशों में भारत की 106वीं पोजीशन है। और वो वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन। तो चलिए अगले क्वेश्चन हमारा ये 6वां है। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके ना, उससे पहले मैं आपको ये लोगो दिखाना चाहता ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का। ये आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो वगैरह है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का, जिसके बारे में अभी बता रहा था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है, यह उसी को प्रदर्शित करता है। ओके ना, इससे आप थोड़ा बहुत कुछ तो समझे होंगे ना। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। 7 भी काफी इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स को नोट करना है, आपको नोट्स बना के जरूर चलना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट्स में नोट जरूर करना है। अभी मेरी आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मतलब थोड़ी सी तो गंदी होगी। तो ये क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 को पारित किया है। हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 को पारित किया है। ये बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 को पारित किया है। अब बैंकिंग रेगुलेशन बिल का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर जितने भी
कैप कैपि अरे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं जो अभी बिल्कुल स्वतंत्रता से काम कर रहे थे, अभी उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं रख रहा था, लेकिन अब से जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, वो इनके ऊपर निगरानी रखेगा, मतलब सॉरी वर्ल्ड बैंक नहीं, रिजर्व बैंक इनके ऊपर निगरानी रखेगा। रिजर्व बैंक को ये काम सौंपा गया है कि वो इन बैंकों के ऊपर निगरानी रखे। इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं, जैसे बैंक जिन पर अभी तक कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही थी, उन पर अब निगरानी रखेगा कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस पे जो आरबीआई को जितने भी बैंक हैं उनको सारी रिपोर्ट बना के आरबीआई को सौंपनी पड़ेगी, फिर आरबीआई और आगे जो होता है ना उसको देगा। सभी बैंक को अपनी रिपोर्ट बना के आरबीआई को देनी पड़ेगी। अब सभी बैंक आरबीआई की निगरानी में काम करेंगे। अब तक वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, फ्रीली काम कर रहे थे, लेकिन अब यह जब से मतलब ये बिल सॉरी जब से ये रेगुलेशन बिल प्रस्तावित हुआ है, अब से वो आरबीआई की निगरानी में वर्क करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अब वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाएंगे, अब उनके ऊपर आरबीआई की निगरानी होगी। तो ये प्रस्ताव पारित किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। तो सभी बैंक को अपनी रिपोर्ट आरबीआई को देनी होगी, यह सब हमारी वित्त मंत्री ने कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। यह सब रूल्स हमारी वित्त मंत्री द्वारा पारित किए गए हैं। ओके ना। तो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने ये कड़ा कदम लिया है, इसलिए लिया क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों से अच्छी तरीके से बात नहीं करते थे, अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते थे, मीन्स अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करते थे। तो अब उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी कि वो वर्क कैसे कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक फोटो और दिखा देता हूँ। ये हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, और ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, और ये हमारी माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हैं हमारी। अभी मीन्स प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे ये 7वां क्वेश्चन है, ये आप देख सकती हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 7वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कौन सी सर्विस की शुरुआत की है? तो ये है डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है उन्होंने। और इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। ओके ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट जरूर करना और रीड भी करना है। तो डोर स्टेप सेवा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जितने भी बैंक होते हैं, बैंक से, हाँ मतलब जितने भी बैंक से रिलेटेड काम होते हैं, वो बैंक आपके घर आकर करेगा। जैसे पैसे निकालना, पैसे जमा करना, चेकबुक से रिलेटेड दिक्कत वगैरह, या आपको अकाउंट ओपन करवाना है, या जो विकलांग वगैरह होते हैं और जो हमारे वृद्ध मतलब सीनियर सिटीजन है, वो लोग बैंक नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए बैंक घर पे आएगा और जो वो काम करवाना चाहते हैं वो करेगा, बस छोटा मोटा चार्ज जरूर लेगा। ओके ना। ओके, इज दैट क्लियर? या ये वाला आप क्वेश्चन समझ गए? ये 7 क्वेश्चन है। ओके ना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ दिखाना चाहूंगा। और सॉरी, मैं आपको ये बताना तो भूल गया कि इस प्रस्ताव को भी हमारी जो वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी उन्होंने पारित किया गया। ओके ना। डोर स्टेप का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, और इस क्वेश्चन का भी कि वित्त मंत्री इसमें मैंने शुरू में ही बोला था, मैं खुद ही भूल गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। और ये रही हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने डोर स्टेप की शुरुआत कर दी है। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये हमारी राज्यसभा में लगातार दूसरी बार उप सभापति किसे चुना गया है?
वैसे मीन्स उपसभापति के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो कोई रखता नहीं है, सिर्फ सभापति के बारे में रखता है। पर इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर इसीलिए डाला गया है क्योंकि जो उपसभापति हैं वो लगातार दूसरी बार उपसभापति बने हैं। और आप ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं उपसभापति वाले, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके ना। तो जो उपसभापति है हमारे वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। इनकी पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, बाकी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो इसी क्वेश्चन रिलेटेड 17 से है, राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति चुना गया है। तो हमारे मीन्स उपसभापति लगातार दूसरी बार कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार बने हैं, राज्यसभा में लगातार दूसरी बार चुने गए हैं ये। तो चलिए पहले मैं इनकी फोटो आपको दिखा देता हूँ, फिर और भी इनके बारे में बताऊंगा कि इनका जन्म वगैरह कहाँ पे हुआ था। तो ये रहे हरिवंश नारायण सिंह। ओके ना। तो आपको ये तो क्लियर होगा कि राज्यसभा में इनको राज्यसभापति इन्हें लगातार दूसरी बार बनाया गया है। यही है हरिवंश नारायण सिंह, इनको लगातार 2 बार राज्यसभापति बनाया गया। वैसे सभापति के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बट पहली बार नहीं, मतलब बहुत से लोग इनके बारे में नॉलेज रखते हैं कि उपसभापति कौन होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। ये बिहार के सांसद भी हैं। सुनिए इनके बारे में, ये बिहार के सांसद भी हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश की बलिया में हुआ था। सभी लोग सभापति याद नहीं रखते हैं, लेकिन सभी लोग सभापति याद रखते हैं लेकिन उपसभापति याद नहीं रखते हैं। कुछ लोग याद भी रखते हैं, पर आपको यह याद जरूर रखना है क्योंकि यह दूसरी बार उपसभापति बने हैं। सभापति हैं। वैसे आपको पता है कि उपसभापति ये बने हैं। वैसे आपको पता है हमारे सभापति कौन है और हमारे स्पीकर कौन है? तो चलिए मैं इनके बारे में बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको इनके बारे में पूरा क्लियर कर दिया है। तो मैंने ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9th वाला, लोकसभा के सभापति कौन है? तो ये है वेंकैया नायडू। या इसको भी आपको ध्यान रखनी आता है क्वेश्चन। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। तो चलिए हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये डाक विभाग ने डाक योजना की 100% ग्रामीण कवरेज करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। डाक विभाग ने 100% ग्रामीण की कवरेज करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये है 5 स्टार गांव योजना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टार गांव योजना। और इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि डाक विभाग ने डाक योजना की 100% ग्रामीण कवरेज करने के लिए 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। और इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। ओके ना। मैं कुछ फोटो दिखा देता हूँ आपको अपने डाक विभाग के बारे में। तो ये हमारे डाक विभाग का लोगो है, मीन्स पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का लोगो है, भारतीय डाक वगैरह का ये लोगो है। मैं कुछ बता देता हूँ, ये 5 स्टार योजना में शुरुआत क्यों की गई? तो 5 स्टार योजना की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनको इस योजना के बारे में योजनाओं के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। तो उनको ये घर घर जाके ये लोग इस योजना के तहत बताएंगे। इसमें कुल 5 लोग होंगे, कुल 5 लोग इस योजना में होंगे। हर गांव के लिए, मतलब हर डाक विभाग के कुल 5 लोग होंगे। ये टीम अलग से गठित होगी। ये लोग घर घर जाके फेस टू फेस हर सभी लोगों को बताएंगे इस योजना के बारे में। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 16 सितंबर को विश्व भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। 16 सितंबर को विश्व भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है विश्व भर में विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ कि क्यों मनाया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ओजोन की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें बचाने के लिए एक पतली सी ओजोन परत बनी हुई है। उसी दिन 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वो जो परत बनी है वो हमारी रक्षा करती है ओजोन की किरणों से। ये देख सकती हैं, ये हमारी हरी भरी धरती है और ये ओजोन परत है जो हमारी धरती की रक्षा कर रही है। अगर वो ओजोन की किरणें आने लगेंगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में होंगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ये हरियाली मिट जाएगी, बहुत से नुकसान होंगे। ओके, तो ज़्यादा ना बातें करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन भी मैंने इसी के रिलेटेड बना लिया, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। गुजरात के बंद नगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखी हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा है। 200 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो रहे हैं म्यूजियम के लिए। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात के वंड नगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत की एक अनोखी हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा है। आपसे पूछा है गुजरात के वंड नगर में कितने की लागत का म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है 200 करोड़ की। और म्यूजियम का नाम क्या होगा, तो हेरिटेज म्यूजियम। ये पूछा है गुजरात के वंड नगर में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा म्यूजियम कौन सा बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है हेरिटेज म्यूजियम। ओके, मैं आपको बता दे थोड़ी एक फोटो दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये रहा वो वंड नगर, सॉरी मेरे को बोलना नहीं आ रहा थोड़ा अच्छे से। तो ये रहा वो वंड नगर जहाँ पे हेरिटेज म्यूजियम बनने वाला है। हेरिटेज म्यूजियम यहीं पर बनेगा, होगी ना, यही इसकी जमीन के अंदर 200 करोड़ की लागत से हेरिटेज म्यूजियम बनेगा। ज्यादा अच्छे समझाने के लिए मैं आपको गुजरात का मैप दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से गुजरात है, ये रहा है वंड नगर, यहाँ पे है, यहीं पे बनेगा वो हेरिटेज म्यूजियम। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो काफी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पूछी है। यहाँ पे आप देख सकती हैं नोट, यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम कौन से देश में खोला गया है, तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम कहाँ पर है, वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है। ओके, याद रखना। और इस चॉकलेट म्यूजियम को बनाने में 7 साल लगे हैं। यहाँ पर सब कुछ चॉकलेट का है, दरवाजे चॉकलेट के हैं, खिड़कियाँ चॉकलेट की हैं, यहाँ तक कि दीवारें तक चॉकलेट की हैं, सब कुछ चॉकलेट का है। और इस चॉकलेट के म्यूजियम का नाम है लिंथ होम ऑफ चॉकलेट म्यूजियम। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में जो सबसे बड़ा चॉकलेट का म्यूजियम बनाया उसका नाम क्या, तो आपको बताएं लिंथ होम ऑफ चॉकलेट म्यूजियम। लिंथ होम ऑफ चॉकलेट म्यूजियम कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा, तो आपको जवाब देना है स्विट्जरलैंड। ओके ना, ये 15 भी क्वेश्चन है और ये वो भी है, लिंथ होम ऑफ चॉकलेट म्यूजियम कहाँ पर है। ओके ना, तो इसमें के अंदर सब कुछ चॉकलेट का, और इसमें जो सबसे खास चीज है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है, वो आजकल सभी जगह पे मीन्स उसमें चल रही है, और जो दी हिंदू में भी है, हिंदू के अंदर बताया गया कि इसके अंदर एक 30 फुट का झरना बनाया गया है, जो चॉकलेट का 30 फुट का झरना चॉकलेट का बना दिया है इन लोगों ने। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, 30 फुट का झरना चॉकलेट का। आप सोच सकते हैं यहाँ पे सब कुछ चॉकलेट का ही है। मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ 30 फुट का झरना चॉकलेट का, अनबिलीवेबल गाइस। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का म्यूजियम बनाएगा। और मैं आपको बताना नहीं भूलिएगा कि यहाँ पे जो मीन्स इनका कल्चर है, इसके कल्चर से म्यूजियम बनाया जाएगा। यहाँ पे डांसर वगैरह हैं, ये देख सकते हैं आप,
डांसर वगैरह की फोटोज लगाई हैं, कुछ इस प्रकार का होगा म्यूजियम। सॉरी टू से सॉरी, ये गुजरात वाले म्यूजियम की पिक्चर्स थी, मैं वहाँ पे बताना भूल गया आपको। ये गुजरात में मतलब गुजराती कल्चर की वगैरह से वहाँ पे डांस वगैरह और उनका इंडियन जो कल्चर है उसके हिसाब से बनाया जाना। सॉरी मैंने इसको स्विट्जरलैंड में डाल दिया, सॉरी सूचे। यहाँ पे मस्त बढ़िया बनाया जाना है इसको। तो चलिए मैं आपको स्विट्जरलैंड वाली पिक्चर दिखा देता हूँ। अब गलती नहीं हुई, लास्ट वाला मतलब धोखे से हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये है वो झरना जो 30 फीट का है, बिल्कुल चॉकलेट का, और ये स्विट्जरलैंड का लोगो है। इधर पे रेड रेड और बीच में ऐसा प्लस का सिंबल ही है स्विट्जरलैंड का। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछ लेता हूँ कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? क्या आपको पता है? इसकी राजधानी है बर्न। ओके ना, नेक्स्ट क्लियर। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एवरी मंडे शाम 5 बजे।